हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पूरे नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे डे बाय डे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है यानी कि कंज्यूमर थ्योरी से आज पहले चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कंज्यूमर थ्योरी जो ये चैप्टर है ये काफ़ी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है यार, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे तो एक्चुअली। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं बात करती हूँ ना कंज्यूमर बिहेवियर की, जब मैं बात कर रही हूँ तो कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है, तो ज़रा समझने की कोशिश करिए कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। उपभोक्ता का व्यवहार, आप सब भी उपभोक्ता रह चुके हैं, है ना, और दिन में कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो उपभोक्ता होते हैं। तो आपका व्यवहार कैसा रहता है? कई बार तो हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं और कई बार हमें सेटिस्फेक्शन नहीं भी मिलती। तो दोस्तों, अगर हम जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, जो भी चाहते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल हम कोई मोबाइल फ़ोन चाहते हैं और वो हम ले लेते हैं और उससे हमें अगर फुल सेटिस्फेक्शन होती है, क्या होती है? फुल सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फेक्शन हमें हुई उसी को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं या फिर यूटिलिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स। मतलब जब कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ लेना चाहता है तो उसकी जिन चीज़ों से डिज़ायर्स पूरी होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं और जिससे वो सेटिस्फाइड होता है, तो उस तरह का उसका एक गेस्चर कि उसे वो फील कैसी आई है, उसे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। पर लेकिन एक्चुअली उसे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ है या कम हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यूटिलिटी कहते हैं या हिंदी में बोले तो उपयोगिता कहा जाता है। तो दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो उपयोगिता की आती है। और उपयोगिता का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद उसे कितनी सेटिस्फेक्शन होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम इसे मेज़र कैसे करें कि मतलब हमें कितनी यूटिलिटी हुई या हमें कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। तो इसके लिए हमारे अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, बहुत सारे अप्रोचेस भेजिए, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच आती है कार्डिनल अप्रोच और सेकंड वन इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच। दोस्तों, कार्डिनल अप्रोच को हिंदी में, ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे गणनावाचक, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है, सॉरी, वाचक दृष्टिकोण। और ऑर्डिनल अप्रोच को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो देखिए, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फेवर करते हैं कार्डिनल अप्रोच का और कुछ फेवर करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच का। तो देखिए, कार्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, क्योंकि जो यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी को हम मेज़र कैसे करेंगे? अब मैंने फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा खाया तो मैं ये कैसे पता करूं कि मुझे कैसी सेटिस्फेक्शन हुई? अगर मुझसे किसी ने पूछा कि पिज़्ज़ा कैसा लगा, मैं कहूँगी अच्छा लगा, तो क्या मैं उसे मेज़र कर सकती हूँ? अच्छा कितना लगा, 1 2 3 में मेजर कर सकती हूँ या मैं उसे कोई रैंकिंग दे सकती हूँ कि 10 में से 5, 10 में से 6। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अप्रोच कहते हैं कि इन्हें कैसे मेज़र किया जाए। तो देखिए, जो गणनावाचक यानी कि जो कार्डिनल अप्रोच होती है, इसका जो फेवर किया, सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच का फेवर किया, ये इमेज अभी इसको नहीं देखेंगे, ये किया था प्रोफेसर मार्शल ने। इसको सबसे पहले क्या किया, इस अप्रोच को मतलब ये अप्रोच, उनका ये मानना था कि जो यूटिलिटी होती है उसे हम कार्डिनल अप्रोच से माप सकते हैं। अब क्या है कार्डिनल अप्रोच? एक्चुअली कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है? कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि कोई भी बच्चा है, मान लीजिए बच्चा या व्यक्ति, वो कोई टेबल खरीदना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो वो जो टेबल खरीदना चाहता है, अगर मान लीजिए वो टेबल की कीमत 50 रुपये, तो उसकी जो यूटिलिटी होगी वो 50 यूटिल्स होगी, क्योंकि जो यूटिलिटी को मापा जाता है वो यूटिल्स में मापा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग जितनी उसकी कीमत है, अगर 50 रुपये की उसकी कीमत है तो उसकी उपयोगिता भी कितनी हो गई? 50 यूटिल्स की हो गई। तो कार्डिनल अप्रोच ये कैसे कहती है कि हम इसे माप सकते हैं, पर हम इसे किस में माप सकते हैं? इसे मनी के फॉर्म में, यानी कि मुद्रा रूपी फॉर्म में हम इसे माप सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा जिसकी कीमत 10 रुपये थी,
तो आपकी यूटिलिटी कितनी है, 10 यूटिल्स की आपकी यूटिलिटी हो जाएगी। उसी तरह अगर ये टेबल की कीमत 50 रुपये है तो इसकी जो यूटिलिटी हो जाएगी वो 50 यूटिल्स की हो जाएगी। ओके गाइज, सो वेल ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस अप्रोच को बेसिकली किसने सबसे ज़्यादा वो किया था, तो प्रोफेसर मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उसी के साथ साथ मैं बता दूं इसके कुछ क्योंकि हर इकोनॉमिक्स में हर किसी अप्रोच के, हर किसी लॉ के, प्रिंसिपल के क्रिटिक्स भी होते हैं। तो इसका क्रिटिज्म जो किया था वो प्रोफेसर हिक्स, यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, ये प्रोफेसर हिक्स की है और प्रोफेसर पैरेटो। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थशास्त्री, ये जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर हिक्स और पैरेटो इकोनॉमिस्ट जो थे, इन्होंने इसकी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि कार्डिनल अप्रोच जो है या यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, ये एक क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मॉनेटरी वैल्यूज में नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मानना था अगर हमने सोचा कि अगर हमने कुछ खाया तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने मान लो 10 का खाया तो 10 यूटिल्स है। उनका कहना था कि इसे मापा नहीं जा सकता कार्डिनल अप्रोच में। ठीक है, तो ये जो कार्डिनल अप्रोच है तो इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं जो प्रोफेसर हिक्स और पैरेटो के द्वारा दिए गए थे। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच की। तो दोस्तों ऑर्डिनल अप्रोच को जो फेवर किया, ऑर्डिनल अप्रोच को जो सबसे ज़्यादा फेवर किया वो प्रोफेसर हिक्स ने, प्रोफेसर पैरेटो ने और एक और प्रोफेसर थे प्रोफेसर एलन, इन्होंने किया। तो एक्चुअली ऑर्डिनल अप्रोच क्या थी, ऑर्डिनल अप्रोच ये है कि इसको वैसे तो हम क्रमवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रमवाचक कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ खाई, फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा खाया, तो आप इसे क्रम में लगा सकते हैं। मान लीजिए 10 तक को आपको क्या देना है, इसे रेटिंग देना है, तो आप कह सकते हैं मुझे 5, यानी कि मेरे को इतने तक अच्छा लगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, और 1 इसमें लोएस्ट वैल्यू है और 3 इसमें मीडियम है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप 5 इसको रेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि हम रेटिंग देते हैं ना, जब हमारे पास कोई फूड आता है तो वहाँ पे हमें रेटिंग होता है कि गुड, बैड, इस तरीके से होता है। या कई बार आपको 1 to 5 तक 5 क्या होता है, नंबर दिए होते हैं और बोला जाता है कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया, राइट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, उस तरीके से आप इसे रेटिंग भी दे सकते हो। तो जब आप रेटिंग देते हैं, यानी कि जब आप उसे क्रम में लगाते हैं या इसे सिक्वेंटिक वे में लगाते हैं, तो उसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं या क्रमवाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता के मापन को कहा जाता है। तो दोस्तों इसके भी कुछ क्रिटिक्स थे, और इसके क्रिटिक्स कौन कौन से थे, इसके क्रिटिक्स थे इकोनॉमिक्स, सबसे बड़े इकोनॉमिक्स में से रॉबर्टसन ने इसका क्रिटिक्स किया। उनका ये मानना था कि व्यक्ति दैनिक जीवन में यानी कि डे बाय डे की लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करता है कि वो बार बार इसे सिक्वेंटिक नहीं लगा सकता। तो ये थे रॉबर्टसन जिनके द्वारा इसे क्रिटिक किया गया था, रॉबर्टसन और आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, रॉबर्टसन और आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा क्या किया गया था, इसे क्रिटिक्स किया गया था। कौन सी अप्रोच को, ऑर्डिनल अप्रोच को। ठीक है, तो ये 2 अप्रोचेस थे जिसमें कुछ क्रिटिक्स भी थे, तो यहाँ पे हमने बात करी। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं कि यूटिलिटी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, यूटिलिटी की, यानी कि उपयोगिता की, तो इसके मेजरमेंट के बेसिक जो तरीके हैं वो हमने कई बार पढ़े हैं, और वो ये 3 तरीके हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज। टोटल यूटिलिटी को हिंदी में कुल उपयोगिता, ठीक है, मार्जिनल को सीमांत उपयोगिता और एवरेज को औसत उपयोगिता कहा जाता है। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप उत्पादन से सभी चीज़ों का जो कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्शन से आपने क्या किया, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें जब सभी यूनिट्स का आप क्या कर देते हैं, उन यूनिट को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन आपकी आई है वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है। टोटल यूटिलिटी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, TU, है ना, तो हम इसे कर सकते हैं, ओके गाइस, TUN, ठीक है, नंबर ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ये हो गई आपके टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटी। तो इसमें ये यूटिलिटी को प्रेजेंट करता है, यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, और इस तरीके से अनगिनत जितनी भी यूटिलिटी इनफाइनाइट होती हैं, तो उन सबको जब आप ऐड कर देते हैं तो जो आपके पास मिलेगी वो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, कई बार हम क्या करते हैं
किसी चीज को मैक्सिमम तक हमने कंज्यूम किया, पर अगर उसमें प्लस 1 या 2 यूनिट यानी कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है या उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मान लीजिए मैंने 10 पिज्जे के मतलब वो स्लाइसेस खाए, जो कि मैं कभी नहीं खा सकती है ना, तो 10 स्लाइसेस खाए, उसमें मैंने जब 10 खाए तो मुझे कुछ और मतलब क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ, प्लस इसमें मैंने 2 कर दिया, तो जो मेरी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, तो जो मेरी सेटिस्फेक्शन है यानी कि 10 के प्लस 2 मैंने हो गई, तो 2 में चेंज करने से मेरी टोटल यूटिलिटी पे जो फर्क पड़ता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है गाइस, तो MU मार्जिनल यूटिलिटी N इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N माइनस 1, ठीक है। तो आप इसे मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं, बात करते हैं एवरेज यूटिलिटी की। तो एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है जब आप टोटल यूटिलिटी को टोटल क्वांटिटी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आपके पास आता है यानी कि जितनी टोटल यूटिलिटी है उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपका एवरेज यानी कि AU हो जाएगा। ओके, तो ये 3 तरीके होते हैं टोटल यूटिलिटी को मापने के लिए, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी को मापने के लिए, और एवरेज यूटिलिटी। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये ऑलरेडी भी जानते होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU। तो TU और MU के बीच किस तरह का सह संबंध होता है। तो दोस्तों देखिए, जो TU होती है, देखिए जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे टोटल, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉरी, ये मैंने TU बनाया है और ये मेरा इस तरीके का TU है और यहाँ पे मेरा MU है इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे जैसे TU क्या होता है, व्हेन द, इसे मैं इरेज करती हूँ गाइस, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे, ओके, देखिए when the TU increases, then the MU decline, ठीक है, then MU decline, ठीक है। जैसे जैसे हमारा TU बढ़ रहा है तो MU क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद when the TU मैक्सिमम, जहां पर TU अपना मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, then MU will be 0, ठीक है। when TU maximum then MU 0, ठीक है, तो MU 0। when the TU नेगेटिव, ठीक है, डिक्लाइंस, ठीक है, जहाँ पे TU डिक्लाइन होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता, सॉरी, ठीक है, ये जैसे ही डिक्लाइन करेगा तो MU क्या होने लग जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा। तो गाइस हम ये लिख सकते हैं when TU डिक्लाइन देन MU विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे इनका रिलेशन क्या होता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे जैसे TU बढ़ती है तो MU गिरने लग जाती है, जब TU मैक्सिमम होती है तो MU 0 हो जाती है, और जब TU गिरने लगती है तो MU विल बी नेगेटिव, तो वो क्या होने लग जाती है, नेगेटिव होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है गाइस। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे, हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर हम किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, एनीथिंग, ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज है, ठीक है, अगर कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल एक पिज्जा है, ठीक है, अगर हम पिज्जे की, जब आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आपने एक पिज्जे का स्लाइस उठाया इस बच्चे की तरह और एकदम से खा लिया, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। उसके बाद आपने जब सेकंड किया तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेस हो गई, उसके बाद थोड़ी और लेस हो गई, फिर और लेस हो गई। जब आप लास्ट स्लाइस तक आएंगे तो हो सकता है आपका यहाँ पे इसे खाने का मन ना कराओ। जिस पिज्जे की एक स्लाइस को खाने के लिए आप तड़प रहे थे और वही पिज्जे की एक स्लाइस आप एंड में नहीं खाते। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ की कोई भी यूनिट को जब कंज्यूम करते हैं तो उसका आने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो लगातार गिरने की प्रवृत्ति में मिलता है, यानी कि वो डिक्लाइनिंग वे में मिलता है, तो उसे हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की, तो इसका जो नियम सबसे पहले खोजा गया था, तो सबसे पहले इस नियम को 1854 में, याद रखिएगा, गुसेन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो गुसेन ने इस लॉ को बनाया था और इसका गुसेन का मतलब इस लॉ को जो नाम दिया था, यानी कि जो नाम इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसे सबसे पहली बार गुसेन का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ गुसेन जो कहा था वो जेविन्स ने कहा था, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ गुसेन जो कहा था ये जेविन्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसी तरह होता है कि जब हम किसी चीज की मैक्सिमम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उसमें लगातार गिरने की, यानी कि जो आपकी सेटिस्फेक्शन है उसमें गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जो ये लॉ है, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपसे और भी बात करूंगी। तो पर ये लॉ जो होता है गाइस कहीं कहीं पर काम नहीं करता। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहीं कहीं पे फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगी, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो अजम्पशन यानी कि मान्यताएं जरूर पढ़ते हैं। तो इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। सबसे पहली मान्यता जो होती है कि यहाँ पर जैसे हम पिज्जे की बात कर रहे हैं तो उसकी जो सारी अगर यूनिट, जितनी भी यूनिट है वो सब इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी उसमें टेस्ट होना चाहिए, कलर प्रेफरेंस सब एक जैसा होना चाहिए, तभी आपको उसमें डिक्लाइन करने की प्रवृत्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले में तो कैप्सिकम है और दूसरे में क्या नाम है पनीर फ्लेवर है और तीसरे में पेरी पेरी है, तो भैया आपको तीनों से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नहीं, अगर पूरा एक पनीर का होगा तब जाके वहां पे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सिद्ध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्लाइस अब खा ली, एक घंटे के बाद खा ली, नहीं, एक साथ ही आपको धीरे धीरे करके खानी पड़ेंगी, तभी आप इस लॉ को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, वो सब इक्वल होने चाहिए इनका। ठीक है, और जो भी मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए और इन सभी का एक इक्वल वैल्यू भी होना चाहिए, मनी वैल्यू भी होना चाहिए, यानी कि एक स्लाइस का बहुत कम पैसे हैं, दूसरी स्लाइस बड़ी महंगी है, तो उनकी प्रवृत्ति में चेंजेस आ सकते हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद गाइस की लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हमें ज़रूरी क्यों है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि सबसे पहली बार अगर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो ये कहता है जैसे जैसे किसी भी मतलब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड डिक्लाइन होती है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके का बनता है, राइट साइड मूव करता हुआ बनता है। ठीक है, राइट वर्ड मूव करता हुआ बनता है। तो ये जो राइट वर्ड मूव करता हुआ बनता है ये बनता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, ये याद रखेंगे। तो किसके कारण बनता है? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। इसके बाद कंज्यूमर सेविंग प्रिंसिपल्स जो हैं, ठीक है, वो भी लॉ ऑफ मार्जिनल यानी कि उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत जो है वो किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर एडम स्मिथ ने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से ही डायमंड वाटर की जो मतलब डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। डायमंड वाटर पैराडॉक्स के जो प्रिंसिपल दिए थे वो भी लॉ ऑफ मार्जिनल मतलब यूटिलिटी के द्वारा ही दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से समझते हैं। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो गाइस ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।